नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के उस भाग पर जो कि यूपीएचएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, आरओ, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, मतलब जहाँ पर भी सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ भी आना है तो पॉलिटी, गवर्नेंस यानी राजनीति और प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषय को भी हम ध्यान में रखेंगे और ये सभी तथ्य आप सभी को हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। हम प्रश्नों के माध्यम से इसका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं जो कि आपकी हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो रहेगी प्रश्नों के लिए वो दोनों ही रहेंगी, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने पाएगी आपको। चलिए बात करते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं @गुरुचेला एकेडमी यानी गुरुचेला एकेडमी के माध्यम से, नाम से। और अगर आपको नोट्स, पीडीएफ, प्रश्नोत्तरी या नए बैच के डिटेल्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर सामने लिखता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। आज की हमारी इस प्रश्नोत्तरी में जो तथ्य रहेंगे उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। और विषय जो मेन है वो अनुसूचियों पे है। कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है और उन अनुसूचियों के बारे में हम बातचीत करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान की जो अनुसूची है, कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख करती है, यानी विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन रीजनल लैंग्वेज। क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख करने के लिए हम 12 में से कौन सी अनुसूची का प्रयोग करते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल एंड 10th शेड्यूल। तो हमें यहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ा हुआ एक विषय यहाँ पे देखना, बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, 8वीं अनुसूची। और मित्रों हम यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत और करेंगे, 8वीं अनुसूची की चर्चा करेंगे। तो 8वीं अनुसूची में हम देखेंगे भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है, 22 भाषाओं का। संविधान के निर्माण के समय इसमें मात्र 14 भाषाएं थीं, ठीक है। और वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं, इसमें 22 भाषाओं का संकलन समाहित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन प्रोविजंस रिलेटेड ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल यानी जो महत्वपूर्ण है, यानी राजभाषा संबंधी जिसमें प्रावधान उल्लिखित हैं उसी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, जो ऑफिस की भाषा है, कार्य की भाषा है। इसके लिए कौन कौन से प्रावधान हैं और उनका उल्लेख भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है। विकल्प है हमारे पास में 434 से 315, 343 से 351, 443 से 135 और 334 से 153। बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे तो मित्रों बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी बी ऑप्शन में हम देख लेते हैं, जी हाँ, बी ऑप्शन में हम देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या है, 343 से 351। तो 343 यहाँ से भारतीय भाषा संबंधी, राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है प्रारंभ होते हैं। और 351 क्या है कि हिंदी का जो क्षेत्र है उसका प्रचार प्रसार हमें करने के संबंध में 351 उल्लेख इसका किया जाता है। इसी में अगर हम 348 की बात कर लेते हैं मित्रों, तो 348 में SC और HC यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, अंग्रेजी भाषा होगी। इसके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ और तथ्यों की चर्चा करते रहेंगे जिसमें हम महत्वपूर्ण बात करेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, यानी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए संविधान में कौन से प्रावधान में ये सुनिश्चित किया गया। विकल्प है हमारे पास 348 फर्स्ट, 346 फर्स्ट, 343 फर्स्ट एंड 345 फर्स्ट। अब ये महत्वपूर्ण है, 48 के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। आप सी ऑप्शन पे क्लिक करें और सी ऑप्शन मित्रों देखना है आपको 343, यानी हिंदी क्या है, कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। भारत की इस प्रकार से कथन कहा गया, भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अगर अंतर आपको पता करना है तो हमारे हिंदी वाले सेशन को ज्वाइन करिए। राजभाषा होगी, ये तो एक महत्वपूर्ण कथन कहा गया। इसके अतिरिक्त कुछ और तथ्य कहे गए जो अंकों के से संबंधित थे, तथा अंक कौन से होने चाहिए, अंकों के बारे में जो वर्णन किया गया, तो
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार के अंकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कई बार विवाद होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार के अंकों का प्रयोग होता है वही अंक प्रयुक्त किए जाएंगे। तो हिंदी, बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी राजभाषा है तो अंकों का जो स्तर है वो भी इस तरह से होना चाहिए, तो वहाँ पे नहीं होना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तीसरा, इसी के अंतर्गत देवनागरी लिपि के बारे में। जी हाँ, उसमें लिपि कौन सी बताई गई कि जो लिपि होगी वह कौन सी होगी, देवनागरी। तो ये 343 के अंतर्गत हमें महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे हम, इसमें देखेंगे हिंदी is the national language of the country, but for how long the English language has been allowed to be used for official purposes। यानी अगर हम देखें तो हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने की अनुमति दी। राजभाषा आयोग का जब गठन हुआ, गठन के बाद में जो राजभाषा थी उसको कार्यकारी या ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में प्रयोग तो किया गया, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का सम्मिलित रूप। लेकिन दक्षिणी भारतीयों का विरोध जो हमें झेलना पड़ा, जिसके माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी दोनों को प्रयोग किया गया। पहले एक कार्यकाल या समय बढ़ाया गया, उसके बाद में इसको अनिश्चित काल तक के लिए कर दिया गया। यह जो दोनों भाषाएं हैं उनको अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। तो अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक करने का प्रावधान हमारे संविधान में वर्णित है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले तथ्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न संख्या 5 है हमारा। हम देखेंगे इसमें विच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर द मोस्ट स्पोकन अमंग द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्न में से कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे हम, बांग्ला, गुजराती, मराठी और तेलुगु बोलने वाले सर्वाधिक हैं। तो लोगों की संख्या के आधार पर बी ऑप्शन होगा। जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके आधार पर किस भाषा को लोग बोलने वाले लोग जो हैं वो सर्वाधिक हैं। तो यहाँ पे गुजराती होगा, ये भाषा सर्वाधिक बोली जा रही है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि द स्टेट लैंग्वेज कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। अब प्रथम राजकीय राजभाषा विकल्प है हमारे पास में 1950 के मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1960 MC खालसा और 1965 हुमायूं की कबीर की अध्यक्षता में। जी बिल्कुल सही उत्तर बी ऑप्शन होगा। आप सभी को विकल्प कौन सा चुनना था, बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन में BG खेर जी का नाम आएगा। और इसके अतिरिक्त जो समय है वो क्या है, 1955। और मित्रों ये 1955 में इसका गठन किया गया और 56 से कार्यकाल इसका प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब बहुत आसान प्रश्न पीछे हम बात कर आए हैं। 1955 में कहा गया कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, यानी राजभाषा आयोग का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था। 1955 में गठन हुआ, हमें भली भांति पता है। और इसमें विकल्प होगा BG खेर। BG खेर की चर्चा करते हैं मित्रों, तो BG खेर जी जो हैं वो बम्बई, जिसे हम कहते हैं बम्बई, तो बम्बई किसे कहते हैं, यानी महाराष्ट्र, और दूसरा गुजरात, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप था वो क्या था, बम्बई था। और इस बम्बई के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में जो नाम आता है वो BG खेर जी को नियुक्त किया गया। ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 8 नंबर प्रश्न, द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, यानी संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। विकल्प राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अब यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य है कि द्वितीय अनुसूची, कुल अनुसूचियों की संख्या मित्रों बताइएगा, कुल अनुसूचियों की संख्या डी ऑप्शन यहाँ पे होगा 12। मित्रों कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान के गठन के समय
भारत में जो भारतीय संविधान गठित किया गया उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो वहां पर हमारी पास संख्या 8 होगी। और उसके बाद में 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में है। और 12वीं अनुसूची का गठन कब किया गया, 74वें संविधान संशोधन में जी बिल्कुल। इसके अलावा ये कब गठित किया गया, 1993। तो 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में हैं। अब देख लेते हैं डी ऑप्शन, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन। अब वेतन दिया किसको किसको जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में कैग होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे भारतीय संविधान में जो मुख्य पदाधिकारी हैं उन सभी को जो वेतन दिया जाएगा उसका जो वर्णन है वो द्वितीय अनुसूची में किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं 9 नंबर। बहुत ही तेजी से हमें इस सारी चीज़ें कवर करनी है। जीएस का जो पोर्शन है वो बहुत ही लेंदी है, बहुत ही अधिक है। सिलेबस कठिन है, मतलब सिलेबस अधिक है, कठिन नहीं कह सकते। अगर आप सर हर एक चीज़ को भली भांति पढ़ लेते हैं तो नो टेंशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में कहा गया विच शेड्यूल वॉज एडेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जी हाँ, कहा जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन में भारत में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। अब हम 74वें अनुसंधान की तो चर्चा कर चुके हैं, 9th 10th 11th एंड 12th, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है सी ऑप्शन, यानी 11th जो अनुसूची है 11th जो 11th अनुसूची जो है उसको हमने कब जोड़ा, 73वें संविधान संशोधन में, और 1993 में इसको जोड़ा गया। वर्णन क्या है, महत्वपूर्ण है। वर्णन क्या है, साफ साफ आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 1993 में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, और ये किसके लिए हैं, पंचायती राज के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। Which pair of the schedule of the constitution and its related subject is not well matched? आपको बताना है कि संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। सप्तम अनुसूची केंद्र व शासक शक्ति का विभाजन। 10वीं अनुसूची दल विदल विरोधी कानून। आपके लिए इस प्रश्न को चुनाव करना बहुत आसान था। मैंने द्वितीय अनुसूची के बारे में पहले ही बता दिया। ये जो होगा ये क्या होगा, गलत होगा। गलत होगा, क्यों गलत होगा जान लीजिए। इसमें क्या है, वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा वर्णन किया गया, वेतन और भत्ते का, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू, यानी कौन सा उत्तर इसमें से गलत होगा। देन नाउ आर डिस्कसिंग द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर इम्पीचमेंट ऑफ डिसमिस हिम, यानी पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसे, उपराष्ट्रपति के लिए। जो यहाँ पे कथन है तो किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, ठीक है, बिल्कुल। आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर का ऑप्शन। थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है, अगर निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होगा। यानी अगर निर्वाचन अवैध हो गया तो जो कार्य उसके द्वारा किए गए उनको अवैध नहीं माना जाएगा। और ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी, बिल्कुल सही उत्तर देख लेते हैं, बी ऑप्शन होगा। यानी निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, जो कि बिल्कुल निहायत ही गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। हु डज नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट वोट्स इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान तो नहीं करते राष्ट्रपति चुनाव में, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। जी बिल्कुल। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे कौन,
संसद के मनोनीत सदस्य जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं ऑफ पार्लियामेंट, राज्य विधान परिषद के सदस्य या राज्य सभा के सदस्य। अब इसके अलावा उपरोक्त सभी। ठीक उत्तर जो होगा वो आपको ए विकल्प का चयन करना था, यानी जो मनोनीत सदस्य हैं। तो मनोनीत सदस्यों की बात मित्रों कर लेते हैं। अगर हम देखें तो राज्यसभा के द्वारा कितने हैं, 12, और लोकसभा में कितने हैं, 2। ये आपको ध्यान रखना है। तो 12 और 2 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट नहीं करते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट वेटेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, सैलरी ऑफ अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन भत्ते और लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते। तो आपको बी विकल्प का चुनाव करना है। जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है वो हमारी संचित निधि पर नहीं होता, यानी कंसोलिडेटेड फंड जो है उसमें नहीं होता। 14 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, हु इज द एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो विकल्प इसके लिए हमें राज्यसभा चुनाव करना था, राज्यसभा का ही पदेन सभापति सी ऑप्शन भारत का उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ेंगे हम 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज की टेस्ट सीरीज का। इसमें देख लेते हैं क्या है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि। तो उपराष्ट्रपति को जो मिलते हैं वेतन भत्ते उनके लिए तो सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट किस लिए मिलता है, उसे मिलता है क्योंकि वह सभापति के रूप में कार्य करता है, चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। कहाँ के लिए, राज्यसभा के लिए। तो इसको सैलरी मिलती है इस आधार पर। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, ज्वाइन करें फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहाँ पे आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब विद बेल आइकन अवर चैनल गुरु चेला एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।